Jai Vigyan everyone, how are you all? Hope all of you are enjoying and safe at your homes. As we know, we have completed our syllabus, but this video we will revise our chapter number 8 and 9. In this video, we will revise chapter number 8 and chapter number 9 we will revise in our next video. Okay, but as usual, before starting, we all have to recite the shloka. So very fast we will recite the shloka. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते. ओम शांति शांति शांति. हेलो एवरीवन, चलिए we will start the revision of chapter number 8, work of the UN. As we have already discussed how the UN was formed, how it was established. It was established on 24th October 1945. हमने पढ़ा कि UN कैसे फॉर्म हुआ, किस पर्पस को लेकर फॉर्म हुआ. Now in this chapter we will discuss about the work of UN, कि UN का काम कैसे होता है, how does it work. So basically if we talk about UN work with its 6 organs. जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम काम करते हैं, UN के भी 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से UN का सारा वर्क होता है. All these are very important, huh? You need to learn the name of these organs. Number 1, General Assembly. Number 2, Security Council. Number 3, Economic and Social Council, which is also termed as ECOSOC. Number 4, Trusteeship Council. Number 5, International Court of Justice, which is also being termed as ICJ or World Court. And the number 6, Secretariat. One by one, we will discuss or revise all these organs. First of all, if we talk about General Assembly. So, General Assembly is like a parliament. वो पार्लियामेंट की तरह होता है जहां पर सभी मेंबर्स एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं ऑन द अफेयर्स और वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी मैटर पे वो लोग डिस्कशन करते हैं. So that is General Assembly. You have given the picture of General Assembly. This is how all these sit together. ये आपको जनरल असेंबली का पिक्चर दिया है कि यहाँ पर सभी यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, दे ऑल सिट टुगेदर एंड डिस्कस ऑन द अफेयर्स. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली हैज द पावर टू एडमिट द न्यू मेंबर्स. जनरल असेंबली के पास पावर होती है किसी भी नए मेंबर को एडमिट करने की. जनरल असेंबली में सभी मेंबर्स के पास इक्वल राइट होता है टू वोट. जनरल असेंबली का सेशन हर साल में एक बार होता है, वंस इन अ ईयर. ये होता है मिड सितंबर से लेके मिड दिसंबर तक. अगर हम फर्स्ट सेशन की बात करें तो जनरल असेंबली का जो पहला सेशन है वो 10 जनवरी 1946 को हुआ था. अब जनरल असेंबली का काम क्या है? जनरल असेंबली जो है वो डिसीजन लेती है वो वोट के जरिए. उनको अगर किसी भी मैटर पे डिस्कस करना है तो वो वोटिंग के जरिए अपना डिसीजन लेती है. और कौन से मैटर? जनरल असेंबली किसी भी मैटर पे डिस्कस कर सकती है जो यूएन के चार्टर में गिवन है. यूएन के चार्टर में जितने भी इश्यूज हैं उन सब मैटर्स पर जनरल असेंबली डिस्कस कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल असेंबली जो है वो यूएन का बजट भी बनाती है. उसके अलावा यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें एडमिट भी करती है, उन्हें अपॉइंट भी करती है. और किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को वो डिस्कस कर सकती है और ओवरलुक कर सकती है. This is General Assembly. One info pebble is there that in 1953, Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit was elected as the President of General Assembly. She was the sister of Pandit Jawaharlal Nehru. Second is Security Council. As we know, the most important function of UN is provide security and maintaining world peace. तो
ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल, ये सबसे पावरफुल ऑर्गन है क्योंकि यही यूएन के एम को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। जो सिक्योरिटी और वर्ल्ड पीस का जो मेन एम है यूएन का, वो फुलफिल करता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना। ये 5 तो परमानेंट मेंबर है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं ही। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें जनरल असेंबली अपॉइंट करती है फॉर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद वो 10 मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, दीज 5 परमानेंट मेंबर्स, दे हैव वीटो पावर. Veto power is a special kind of power that means they can stop any issue if any of them feel is not okay. अगर वो लोग किसी भी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बट इनमें से किसी भी एक कंट्री को लगता है कि दिस इज रॉन्ग, तो वो अपनी वीटो पावर को यूज करके उस डिसीजन को दैट टाइम के लिए स्टॉप कर सकती है। उसके बाद उस मैटर पे वापस से डिस्कशन स्टार्ट होगा इन नेक्स्ट सेशन, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अगर जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनके ऊपर कोई अटैक ना करे, अगर ऐसा होता है तो उसे स्टॉप करना। तो ये काम आता है सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपनी एक पीस कीपिंग फोर्स होती है जिसे वो किसी भी कंट्री में भेज सकती है इफ दे नीड। और इनका काम होता है वर्ल्ड की किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स है, उसे सॉल्व करना। क्लियर? नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक। अगर हम इकोसॉक की बात करें तो इकोसॉक के 54 मेंबर्स होते हैं हु आर इलेक्टेड फॉर 3 इयर्स, जिन्हें 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। इन्हें 3 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और आफ्टर एवरी 3 इयर्स दे आर बीइंग चेंज्ड, उन्हें चेंज कर दिया जाता है। अब अगर हम इकोसॉक की बात करें तो इकोसॉक का काम क्या होता है? इकोसॉक स्टडीज एंड रिकमेंड्स एक्शंस ऑन इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। ये सारे इश्यूज पर इकोसॉक वर्क करता है। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके लिए, वुमेन की एक्टिविटी के लिए, इक्वालिटी के लिए काम करता है, एजुकेशन पर्पस या मेडिकल हेल्प के रिलेटेड ये सारा वर्क इकोसॉक का होता है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसे क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? बिकॉज कि एट दैट टाइम देयर वर मेनी कंट्रीज हु वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्रीज, और यू कैन से दे वर द कॉलोनीज ऑफ अदर कंट्रीज। वो दूसरी कंट्रीज की कॉलोनीज थी। तो ऐसी कंट्रीज को फ्री करवाने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का सेटअप किया गया था। जब ट्रस्टीशिप काउंसिल को सेटअप किया गया, देयर वर 11 सच कंट्रीज हु वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्रीज। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना वर्क किया और ये सारी 11 कंट्रीज को फ्री करवाने के बाद, इंडिपेंडेंट करवाने के बाद 1 नवंबर 1994 को इसने अपना वर्क स्टॉप कर दिया। बिकॉज ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है? कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज में कन्वर्ट करना। बट जितनी भी 11 कंट्रीज थी उससे उन सबको तो उसने इंडिपेंडेंट कर दिया। अब और कोई कंट्रीज ऐसी बची ही नहीं, तो इसने अपना काम बंद कर दिया। बट दैट डज नॉट मीन कि दिस ऑर्गन इज फिनिश्ड नाउ या ऑब्सोलीट। जब भी अगर आगे भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री की कॉलोनी बन जाती है, या कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाता है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वापस से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द वर्ल्ड कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के अफेयर्स सेटल किए जाते हैं। अगर 2 सिटीज के बीच में प्रॉब्लम है
तो स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम बिटवीन टू कंट्रीज? अगर दो कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम है देन हु विल सॉल्व दिस? सो एट दैट टाइम इट इज वर्ल्ड कोर्ट। वर्ल्ड कोर्ट जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है। वर्ल्ड कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हैग्यू में है। इसे 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था, बट इसने एक्चुअली अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी 1946 से। इट हैज 15 जजेस which are elected by Security Council and General Assembly for a period of 9 years. इसके जो टोटल जज है, as because it is court, तो यहाँ पे मेंबर्स तो होंगे नहीं, जजेस होंगे, तो यहाँ इसके 15 जज होते हैं जिन्हें 9 इयर्स के लिए जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों कलेक्टिवली इलेक्ट करते हैं। ओके, उसके अलावा आईसीजे का क्या वर्क होता है? दे एडवाइज द मेंबर कंट्रीज ऑन द मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज बीइंग डन बिटवीन टू कंट्रीज, तो उन दोनों कंट्रीज में से किस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज अप्लाई होंगे, तो उस केस में अलग से सेपरेट इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं विच वर बीइंग डन बाय आईसीजे। तो उन सारे मैटर्स में आईसीजे हेल्प करता है और दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो उसे सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन बिकॉज इट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूएन। अभी तक सारा क्या था? प्लानिंग। जनरल असेंबली ने बजट बनाया, सिक्योरिटी काउंसिल ने सिक्योरिटी का सब किया, इकोसॉक ने ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वर्क किया, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कॉलोनीज के लिए किया, आईसीजे ने कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। बट वो सब प्लान्स थे। जो एक्चुअल वर्किंग है यूएन की, कि यूएन कहाँ कैसे क्या काम करता है, दैट इज बीइंग डन बाय द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट एक्चुअली एक बिल्डिंग है जहां पर यूएन का डेली वर्क होता है। द हेड ऑफ सेक्रेटरीट इज नोन एज द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरीट के हेड को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं एंड ही इज द स्पोक पर्सन ऑफ यूएन। वो यूएन के स्पोक पर्सन के रूप में काम करता है। अगर यूएन को कोई रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर हम हमारी कंट्री की बात करें, दैट हु रिप्रेजेंट आवर कंट्री, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो मोदी जी एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम एज यूएन, तो यूएन को कौन रिप्रेजेंट करता है? दैट इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। हर सेक्रेटरी जनरल को नॉमिनेट करती है सिक्योरिटी काउंसिल और उसे इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। दैट सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, इसका नॉमिनेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है और उसे इलेक्ट करने का काम करती है जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। मीन्स एक सेक्रेटरी जनरल एक बार फंक्शन में आने के बाद 5 साल तक रहता है एंड आफ्टर एवरी 5 years ही इज बीइंग चेंज्ड। आपको एक टेबल दी है जिसमें फ्रॉम स्टार्टिंग 1946 से लेके आज टिल नाउ तक के जितने भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं उन सब के नेम्स, उनकी कंट्रीज और उनका टेन्योर भी दिया है। इफ वी टॉक अबाउट द करंट सेक्रेटरी जनरल, ही इज एंटोनियो गुटर्स। आज के जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी यूएन के स्पोक पर्सन हैं, वो हैं एंटोनियो गुटर्स। दैट यू नीड टू बी लर्न। आपको एटलीस्ट ये सभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ये आपको याद करना पड़ेगा। Apart from that, you have given two info pebbles. That is, Dr. Nagendra Singh of India was the president of ICJ from 1985 to 1988. तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी हैं जो इंडिया से हैं, वो आईसीजे के प्रेसिडेंट रहे हैं 1985 से लेकर 1988 तक। उसके अलावा डैग हैमर्सजॉर्ज is the only secretary general to have died in office। वो इकलौते ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी डेथ उनके वर्किंग टेन्योर के बीच में हुई थी।
He was killed in a plane crash in northern Rhodesia, which is now known as Zambia. Okay. Now if we talk about the secretary general का जो मेन रोल है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, उसका एजेंडा और उसके जो सिक्योरिटी अफेयर्स हैं उनकी वर्किंग, उनके सारे फंक्शन, ये सेक्रेटरी जनरल का सबसे बड़ा काम होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्गन्स, यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं विच आर द इंडिपेंडेंट यूनिट. ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, इनके खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, खुद के मेंबर्स हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय यूएन बट दे आर बाउंड विद यूएन विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट्स. वो एग्रीमेंट्स के थ्रू यूएन से कनेक्टेड है बट वो यूएन के थ्रू बाउंड नहीं है. दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय यूएन. ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ये अपने काम खुद करती हैं. इनके अपने खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, खुद के मेंबर्स हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ये यूएन के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं बट ये यूएन के साथ टाई अप है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट्स. ओके, तो ये कौन कौन सी एजेंसीज हैं? फर्स्ट इज यूनिसेफ, एज द नेम सजेस्ट. एंड वन मोर थिंग, ये सारी एजेंसीज के फुल फॉर्म्स करना मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये सारी एजेंसीज के आपको फुल फॉर्म्स लर्न होने चाहिए. क्लियर? ओके. यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. दैट मीन्स ये क्या है? ये इंटरनेशनली बच्चों के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और हमने हमारे 9th चैप्टर में भी पढ़ा था कि यूनिसेफ जो है इंडिया में आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स को भी रन करते हैं. तो आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन टू द विलेज पीपल. ओके. सेकेंड आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में. इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में. अगर हम WHO की बात करें तो ये किस चीज़ के लिए वर्क करता है? इट वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल एंड फाइंड वेज टू कम्बैट डिसीजेज. ये लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है और किसी भी डिसीज के से लड़ने के लिए उसके गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, या अगर कोई डिसीज हो जाती है तो उसे क्योर कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए वर्क करता है. अगर हम रिसेंटली की बात करें तो कोरोना, जब ये कोरोना स्टार्टअप हुआ तो उसकी वैक्सीनेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ा जो वर्क है वो WHO ने स्टार्ट किया कि सबसे पहले कोरोना का हमें वैक्सीन फाइंड आउट करना है. ओके. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. इस ऑर्गेनाइजेशन के 189 मेंबर्स हैं. दैट मीन्स 189 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं. ये क्या करते हैं? ये कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि वो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकें. इसलिए ये सभी कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन DC में. नेक्स्ट आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO. इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है. इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? पावर्टी और हंगर, गरीबी और भूख को मिटाना, खत्म करना. इसका एक एम है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मतलब भूख से आज़ादी. एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में not even a single person should be there without eating food. कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसे एटलीस्ट खाना भी ना मिले. और इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड. दैट मीन्स सबके लिए खाना होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को तो बहुत सारा मिल रहा है, कुछ लोगों को बेचारों को कुछ मिल ही नहीं रहा. तो इनका जो मेन मोटो है दैट इज लेट देयर बी ब्रेड, मीन्स सबके लिए एटलीस्ट खाना होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO. एज द नेम सजेस्ट लेबर, दैट मीन्स दे वर्क फॉर द वर्कर्स, लेबर्स. तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड में जो वर्किंग कंडीशन है वो हेल्दी होना चाहिए.
मीन्स हेल्दी एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी होना चाहिए, या गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करना, ये ILO का मेन मोटो, मेन एम है. Next and the last one is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है और इसे 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था. इसका मेन काम क्या है? इट वर्क इन मैनी फील्ड्स. ये एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज करने के फील्ड में काम करते हैं, उसके अलावा जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करने का भी काम करते हैं. तो ये सारे जो हैं ये सभी काम यूनेस्को करता है. ये कंट्रीज को, सभी नेशंस को एनकरेज करता है कि वो आपस में एक साथ मिलकर एजुकेशन, साइंस और कल्चर की डेवलपमेंट, उसकी बेटरमेंट के लिए वर्क करे. दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे भी आप अगर इन सभी एजेंसीज के फुल फॉर्म्स लर्न करेंगे ना, तो फुल फॉर्म से ही आपको उनके फंक्शन का पता चल जाएगा. आपको एक तो इनके फुल फॉर्म्स लर्न करना जरूरी है, दूसरा इनके हेडक्वार्टर्स लर्न करना जरूरी है कि कौन से एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है. ओके, so that was your chapter all about. We will discuss the another chapter in another video. Till then, bye.